नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे ही हम आपके सामने एक प्रेज़ेंट कर रहे हैं संधि। यह चैप्टर व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि संधि आ गया तो व्याकरण आपको आसान लगना चालू हो जाती है। संधि से पहले व्याकरण में वर्णमाला को जानकारी होनी चाहिए, और मैं यह उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको वर्णमाला की जानकारी अवश्य होगी। अर्थात संधि 44 वर्णों में ही होती है। 44 वर्ण, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब कुछ महानुभावों का कहना होगा कि व्यंजन 36 होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, पर वहाँ संयुक्त व्यंजन जो छाछत्र, त्रिशूल और ज्ञानी, इनको लिया गया है। ये काटने के बाद जो 33 व्यंजन बचते हैं, उन पर संधि अप्लाई होती है, और 11 जो स्वर होते हैं उन पर अप्लाई होती है। वह आपको आगे और अच्छे से जानने को मिल जाएगा। संधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले लगाया था, आपको देख लीजिए। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं इसके: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ये वीडियो 2 परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है, एक 9 to 12, और 12 के बाद जहाँ भी संधि आती है, फिर वो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यह ट्रिकी होने वाली है। अपना विचार प्रकट करें जब इसको समझ पाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और यह हम कम समय में ज़्यादा जानकारी का, हमारा जैसे कि सारे वीडियो में यही चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा जानने की इच्छा आपको भी रहती है। तो उसी प्रकार से यह हम वीडियो कर रहे हैं। संधि के 3 प्रकार जैसा कि हमने पढ़ा था, और स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार हमने अभी आपने देखा था। जो संधि के प्रकार: स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये स्वर संधि के हैं। और ये 5 प्रकार कैसे हो जाते हैं, ये आप आज जान जाएंगे कि ये 5 प्रकार स्वर संधि से कैसे निर्मित हुए हैं। 2 वर्णों का योग से संधि कहलाते हैं। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से भी संधि कहलाता है। यह संधि आपके और हमारे बीच भी होना चाहिए। एक दूसरे प्रकार की संधि होती है। संधि का अर्थ ही है जोड़, तो वो किसी भी प्रकार से, जैसे किसी की लड़ाई हो रही है और तीसरा व्यक्ति जाता है, उन पर संधि करवाता है। तो आप नहीं जानते मुझे, या मैं नहीं जानता आपको, ऐसा नहीं कह सकते। आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जान रहे हैं, मतलब हमारे बीच में एक संधि है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। 2 समीपवर्ती कैसे कहलाए? जैसे विद्या, धन, आलय। अब विद्या और आलय ये दो समीपवर्ती हैं। इनमें मात्रा देखी जाए तो बड़ा और बड़ा है, इस वजह से ये स्वर संधि के अंदर आ गया, और शब्द परिवर्तन होना जरूरी है। कहने का मतलब, जिसमें शब्द परिवर्तन ना हो तो क्या वह संधि होगी? सोचिए, आगे देखेंगे। पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण, इनके योग से जो विकार होता है, विकार ही क्या है? परिवर्तन। तो परिवर्तन जो होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही संधि कहलाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि परिवर्तन जरूरी है, वही संधि कहलाती है। तो आप समझ ही गए हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं हो तो वह संधि नहीं है। आगे देखने को और आपको अच्छे से मिल जाएगा। आगे देखिए, स्वर संधि। जहाँ 2 स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों का परस्पर मेल के अनुसार यह 5 प्रकार से निर्मित हो गए हैं। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले कहा था कि 5 प्रकार कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने क्रम के अनुसार जमाया हुआ है। जैसे आ वर्ग, अब इसमें आ लिखा है तो बड़ा आ भी आएगा, छोटा और बड़ा आ अवर्ग में। ई वर्ग का अलग, छोटी ई, बड़ी। उ वर्ग का उ और बड़ा उ। ए वर्ग का ए, ओ वर्ग का ओ और औ। इन्हीं के आधार पर स्वर संधि के 5 वर्ग कर दिए जाते हैं। जब आप ये 5 वर्ग पहले देखें, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि, ये इसके आधार पर हुए। अब स्वर संधि के और समझने, जैसे मैंने विद्यालय का समझा दिया, देवालय का भी हो जाता है, देव, धन, आलय, इनका भी हो जाता है। तो स्वर का मिलन स्वर से हो तो वह स्वर संधि कहला जाती है। जैसे यहाँ रमेश, रमेश लिखा है, रमा, धन, ईश। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कौन सी संधि है, वो आप जजमेंट कर सकते हैं।
परिवर्तन होना चाहिए, वही कहलाएगा। अब यहाँ पे परिवर्तन हुआ, अपने तो संधि वहां से होगी जिसका अपने आप में कोई अर्थ होगा। रमा क्या है? रमा लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। तो यहाँ इस संधि के चैप्टर में आपको कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिसके माध्यम से आप पर्यायवाची भी जानेंगे। और ईश क्या है? इष्ट देवता, भगवान। तो अब बड़ा आ और छोटी ई मिलके ए बन गए, इसलिए माँ में ई की मात्रा, ई की मात्रा आ के साथ मिलने से ए बना, वह मात्रा किस पर लागू होगी? माँ में। क्यों? क्योंकि वहीं परिवर्तन होगा जहां से वह संधि मिल रही होगी, संधि हो रही होगी, जहां से संयोग हो रहा होगा। परिवर्तन होना जरूरी है। राज धन आज्ञा, राजाज्ञा, हाँ, राजा का आज्ञा कह सकते हैं। तो राज धन आज्ञा। जैसे यहाँ मैंने हाईलाइट करके लिखा है, मैंने अभी आपसे पूछा था कि संधि वहां होगी क्या जहाँ संधि में परिवर्तन ना हो। तो जैसे राजपुत्र लिखा है, तो यहाँ राज धनपुत्र, अर्थात यह संधि। तो ठीक इसी प्रकार से आगे देखते हैं। संधि के भेद, तीन भेद हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर संधि को दो स्वरों के आपसी संयोग को स्वर संधि कहेंगे। अब योग के ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर संधि होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, उसके बाद ही वह स्वर संधि कहलाएगा। 11 स्वर मैंने आपको पहले ही बताया था, वो चीज मैंने यहाँ लगा रखा है। अब इनको आपको नोट्स बनाना है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसलिए आज आप लोग को मैं विजुअल नहीं हो रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स ही अपने आप में उपयोगी होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट से तो पूरा मोबाइल भर देंगे, पर हमारे माइंड में स्क्रीनशॉट थोड़ी ना होगा। संधि करने से कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कारावास। अब कारावास का संधि क्या है? संधि विच्छेद क्या हुआ? कारा धन आवास। आवास का मतलब क्या? कठोर। कारा का मतलब कठोर और आवास का मतलब वह स्थान। तो जहाँ कठोर स्थान, कठोर दंड दिया जा रहा हो, तो फिर वह क्या कहलाएगा? कारावास। दीप धन अवली। अवली का मतलब क्या हुआ? पंक्ति या कतार। तो कहने का मतलब दीपावली। दीप धन अवली को मिलाएंगे तो क्या होगा? दीपावली। ऊर्जा, भू धन ऊर्जा। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि ये कौन सी संधि होगी, और गैस कीजिए, क्योंकि आगे आपको ये फिर से मिलेगा। सारी स्लाइड लगाई गई है इंपॉर्टेंट नोट्स के हिसाब से। जो ये वीडियो है ये थोड़ा फास्ट होगी, इसलिए मैं ये थोड़ी धीरे धीरे से समझा रहा हूँ अभी, और ये आगे चल के फास्ट हो जाएगी। लघु उर्मी। तो उर्मी का मतलब होता है लहर, और लघु का मतलब छोटा। मतलब बहुत धीमे धीमे जो लहर चल रही हो उसे आप लघु उर्मी कह सकते हैं। ठीक है। श्रीश, श्री धन ईश। अब श्रीश क्या हुआ? श्री किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी की। ईश क्या? भगवान। तो विष्णु जी। श्रीश किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु जी के। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। रजनी धनीश, रजनीश। मही धन ईश, महीश। अब हम आ जाते हैं दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि, अब हम ये संधि का टाइप पढ़ना चालू कर दिए हैं, इसके बाद आपको गुण संधि मिलेगा। तो दीर्घ संधि पहले समझ लेते हैं। भू धन ऊर्जा, अभी हमने बताया था। सर संधि का डिफिनेशन पढ़ते वक्त तो कुछ उदाहरण लिए गए थे, यहाँ से उदाहरण ले लिए गए थे। दीर्घ संधि के अंदर जैसे भू धन ऊर्जा, तो भूर्जा। अब भू में बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, और संधि होने के बाद भी बड़ा ऊ ही है। और यह जब संधि विकार होता है तो वहां पे बड़ा ओ और बड़ा ओ मिलकर बड़ा ओ ही निर्माण करता है। तो वह क्या हुआ? ऊर्जा। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि दीर्घ संधि का यदि तो आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप ये जान जाइए कि दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण होना चाहिए। आ का मिलन अ से हो, ई का मिलन ई से हो, उ का मिलन उ से हो। आ, ई, उ, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेम टाइप के हों, सजातीय, इसी वजह से कहा जाता है कि सजातीय वर्ण का मिलन होने के बाद ही वह कौन सी संधि कहलाएगी? ठीक। तो अनुधन उदित, अनुदित। लघुधन उत्तम, लघुत्तम। गुरुधन उपदेश, गुरु उपदेश। वधधन उर्मी, वधुर्मी। तो इस तरह करके दिए गए हैं।
ये दीर्घ संधि के अंदर था। और ट्रिकी क्या है इसमें, ट्रिकी ये है, ट्रिक जान जाइए कि सजातीय वर्ण जहां भी आपको दिख जाए, जहां से आप संधि विच्छेद कर रहे होंगे, सेम टाइप का यदि आपको दिख जाए कि वह संधि जो हो रही है वो सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे इधर मैंने बताया आपको, लघु धन उत्तम में देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर छोटा ऊ है घा में, और फिर विच्छेद करने के बाद छोटा ऊ है, तो पहले मैंने संधि का क्या बताया था कि पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण, इनको मिलाने से जो विकार उत्पन्न हो वहां पर संधि कहला जाती है। तो दीर्घ संधि को समझने के लिए सजातीय। अब विजातीय कौन, विजातीय देखते हैं आगे। गुण और संधि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से इसकी स्लाइड मैंने ज्यादा लगाई है, ध्यान दीजिएगा। गुण और संधि का ऊपर मैंने डिफिनेशन दे दिया है, क्या है परिभाषा, कि आ या बड़ा आ के बाद यदि हस्त सा, हस्त मतलब हाँ लघु, और ई उ ऋषि अथवा दीर्घ, दीर्घ में क्या कौन कौन से बड़े हुए हैं, जैसे बड़ा ऊ ऋषि सर, तो ये होने से जो संधि होगी वो क्रमशः क्या बदलेगा, ए और ओ में बदल जाएगा। ट्रिक क्या है, जिसमें सिंगल मात्रा दिखे आप ठोक दीजिए घुड़सर संधि, ठोक दीजिए, बिल्कुल हाँ ठोक दीजिए। यहाँ क्या है, जैसे इतर धन इतर, अब इतर धन इतर, अब आपको लग रहा होगा कि सेम वर्ण है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे संधि यदि होगी तो ये अलग हो जाएगा ना। रा में क्या है, छोटा आ लगा है, क्यों, क्योंकि सारे व्यंजन जो होते हैं उनमें स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूर्ण होता है, बिना स्वर के सहायता से व्यंजन पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसी वजह से हमने पहले बताया था कि 33 व्यंजन लिए जाते हैं, 3 व्यंजन इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि उनमें ऑलरेडी स्वर की सहायता प्लस वो संयुक्त है, संयुक्त नहीं काउंट करते हैं। इतरेतर, इतर धन इतर, रा में ई की मात्रा चढ़ेगी, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है ना, आ ऑब्लिक बड़ा प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई, मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और वैसे ही दूसरे में देख लीजिए और तीसरे में देख लीजिए। ये ऋषि वाला भी बहुत कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने इसकी स्लाइड अलग से ही लगा दी है। ये आप देख लीजिए, जितने भी यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहे होंगे, ए का मात्रा लगा होगा, और यदि ओ का मात्रा जहाँ पर बनेगा, जैसे सूर्योदय, सूर्य धन उदय, अब यहाँ पे आ और ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ, इस वजह से सूर्योदय में या में क्या हो जाता है, ओ की मात्रा चढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि गुण संधि का ही लगाया है मैंने, महाधन उदय, महोदय, तो बड़ा आ प्लस ओ बन गए, इसलिए महोदय हो गया। और करुण धन उत्पादक, करुणोत्पादक। और बाकी की डेफिनेशन आप देखते जाइएगा, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, इस वजह से ये फास्ट रिवीजन के तौर पर है। आगे देखिए गुण संधि, जहाँ ऋषि की बात किया था मैंने, तो छोटा आ प्लस में बड़ा आ, जब ऋषि मिले तो वहां पर अर का निर्माण होगा, जैसे महर्षि। अब महर्षि कैसे बनेगा, महा धन ऋषि, अब महा में बड़ा आ की मात्रा आएगी हा में, और ऋषि में ऋषि पहला हो जाएगा, तो बड़ा और ऋषि के साथ ही मिला तो महर्षि बन गया वहां पर। वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि को हमने जितने अच्छे से जाना है, मैंने ट्रिक बताते गया हूँ। पहला दीर्घ वाले में सजातीय जब दिखे स्वर तो वहां पे दीर्घ कर दीजिएगा। और वृद्धि कैसे होगी, ठीक वैसे ही वृद्धि जैसे आप चक्रवृद्धि समझे होंगे, मैथ में है जो चक्रवृद्धि समझते हैं, ठीक वैसे ही, कैसे डबल मात्रा हो जाएगी ना, यहाँ गुण संधि में सिंगल मात्रा थी, यहाँ डबल मात्रा हो जाएगी। डेफिनेशन मैंने ऊपर दे रखा है, आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है कोष्टक के तौर पर। आ ऑब्लिक बड़ा आ मिलेगा जब किससे, ए और ऐसे, तो वो ए का ही बनेगा। और आ बड़ा आ जब ओ और से मिलेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। कहने का मतलब डबल मात्रा आएंगी, देखिए जैसे नीचे महाधनेश्वरे महेश्वरे, हा में डबल मात्रा, दूसरा वाला त्रा में डबल मात्रा, तीसरा वाला धा में डबल मात्रा, वसुधा धन एव, वसुधा क्या है, वसुधा पृथ्वी, तो वसुधा धन एव, वसुधैव, वसुधैव कुटुम्बकम हमारी भारत का जो स्लोगन है।
तो यश संधि में आ जाते हैं। यश संधि में जैसे कि मैंने ऊपर आपको दे रखा है, इसमें जो भी डेफिनेशन है आप लिखना चाहें तो पॉज करिए वीडियो और लिखिए। इसके पश्चात मैंने बीच में आपको दे रखा है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान रखना है, छोटी ई या बड़ी ई। जब भी भिन्न स्वर का मतलब क्या है? कोई भी स्वर आ जाए, आज से लेके और तक कोई भी स्वर आ जाए किन से मिलने के लिए? ई और बड़ी ई से मिलने के लिए, तो वो क्या बनेगा? या बन जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर। अब समझ ही गए हैं भिन्न स्वर क्या है? तो कोई भी भिन्न स्वर आ जाए वो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऊ का वाह, ई का या और इसी का त्रा, इस तरह से बनेगा। जैसे कि यहाँ नीचे आपको वो दे रखा है कुछ उदाहरण के तौर पर, नदी धन अर्पण, नद्यर्पण, है ना। तो दा में क्या है? बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर आया आ गया। तो मैंने कहा ना, ई के साथ कोई भिन्न स्वर या बनेगा। तो यहाँ पे नद्यर्पण, अब ये आप समझ रहे होंगे कि ये तो दा है, विद्यालय वाला दा। तो आप इसको यदि या यज्ञ देखना चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। दादवाद लिखिए, हलंत करिए, फिर या यज्ञ लिखिए, तो नद्यर्पण हो जाएगा। वैसे ही विद्यालय का भी बना सकते हैं, पर वहां पे बड़ा या आ जाएगा और दादावाद के नीचे हलंत आ जाएगा। जो दा और या को एक साथ ऐसी वजह से वो विद्यालय वाले में सिंगल वर्ड के लिए दा प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है। कुछ नई जानकारी आपको यदि मिला हो, थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो आप वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। परिधन अंत, पर्यंत, अभिधन उदय, अभ्युदय। अब यहाँ पर एक ट्रिक, अब आपको ट्रिक से ही समझना होगा ना। संधि तो कई सारे हो गए, तो कैसे कैसे समझेंगे? जैसे मैंने गुण संधि को बताया, सिंगल मात्रा दिखे तो गुण संधि, वृद्धि संधि, डबल मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि। अब यहाँ यण संधि, यण संधि का मतलब या और वा में कोई भी कटा हुआ वर्ण लगा हो तो आप यण संधि कर सकते हैं। जैसे अभ्युदय, ठीक है। अब या यज्ञ में भा लगा हुआ है, आधा भा, इस वजह से वो अभ्युदय है। या यज्ञ में होना चाहिए। आधा कटा वर्ण किसी भी शब्द में हो, या ये ध्यान मत दीजिए, या यज्ञ और वा वजन में होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट में या वा अत्रा था। या वा को आप ध्यान रखिए, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे प्रत्यक्ष बोल दिया, स्वागत बोल दिया, अब सुधन आगत और उसको मिलाएंगे तो स्वागत, है ना। सुधन आगत। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मैंने कहा था वाह कैसे बनेगा, उ और भिन्न स्वर से। तो स्वागत में मैंने क्या कहा? सु धन आगत, तो सा में उ की मात्रा ओ मिला, आगत में आ मिला, तो वो ओ के जैसे है क्या? नहीं है ना, इसलिए भिन्न स्वर हो गया। और भिन्न स्वर होने की वजह से वाह बनता है। तो जब सु धन आगत को मिलाए तो वाह वजन बन गया, तो स्वागत हो गया। ठीक वैसे हम बात करते हैं निधन अस्त न्यस्त, विधन अस्त व्यस्त। तो ये सब अस्त व्यस्त तो होता रहेगा। कहने का मतलब या और वा में कोई कटा वर्ण आना जरूरी है, यण संसंधि हो जाएगा वहां पर। और त्र के लिए ध्यान रखिएगा, ऋषि और भिन्न स्वर। त्र अधिकतर देखने को नहीं मिलता, पर जब हम यण संधि का देखेंगे तब मिलता है। तो आप यहाँ पर ट्रिक समझ गए हैं, हो गई ट्रिक। अब अयादी में, अयादी में क्या होगा? अयादी की भी एक ट्रिक यहीं से बना लेंगे आप, देखिए। जैसे अयादी में मैंने इसका परिभाषा दे रखा है, जो ऊपर आप वीडियो पॉज कीजिए, लिखना है तो आप लिखिए या फिर पढ़िए। इसके बाद ही आप ट्रिक को समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर अब और अब किससे बनेगा? और ओ से अव बनेगा और अ से अव बनेगा। यहाँ पर भिन्न स्वर मैंने बताया है। अयादी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जब हम 12 स्वरों को लिखते हैं तो 6 ऊपर 6 नीचे लिखते हैं। जो नीचे लिखते हैं ना, उनके साथ कोई भिन्न स्वर मिले, समझे? यही ट्रिक है। जो नीचे लिखते हैं ए, ए, ओ, औ, इनके साथ कोई भिन्न स्वर मिले। जैसे ओ के साथ ओ नहीं मिलेगा, ओ के साथ ए मिल गया तब भी वह अव बनेगा। और इसी तरह ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिल गया तो ए बनेगा। तो ए, आय, अव, आव, ये ध्यान रखेंगे, आपकी आदि संधि कंप्लीट हो जाएगा। जैसे नयन, अब ने धन आयन, ने धन अन, इस वजह से
ने धन अन। अब ने में क्या है, एक ही मात्रा है। यहाँ पर क्या बोला है, ए के साथ भिन्न स्वर हो तो ऐ बनेगा। अब ने है, ने में ने है, जैसे नयन बोला, नयन का संधि विच्छेद क्या हुआ, ने धन अन। तो ना में एक ही मात्रा, ए के साथ भिन्न स्वर है, अन है, तो पहला वाला वर्ण क्या हुआ, पहला वाला ए और दूसरा वाला क्या हुआ, आ। अब ए आ मिला तो ऐ बना। यहाँ पर ये रेड कलर से जो मैंने बताया है, इसको आप देखिए गौर से, फिर यहाँ से आप समझ जाएंगे। जैसे अब चाय, चाय कैसे बनेगा, ये तो भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। दो ही चीज है, एक चाय और दूसरा, अब समझ गए होंगे, पानी, पानी नहीं, दूसरा। चाय धन आ से बना है, तब जाके चाय बना है। ठीक है, अब चाय का आनंद आप लीजिए। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। यदि आपने पांचों संधि को समझ पाए हैं तो यहाँ पर मैंने चार संधि को पूछा है, और यह एक क्वेश्चन ही कहलाएगा। एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन छिपे हुए हैं, आप समझ पा रहे होंगे। आप इसका जवाब दीजिए। आगे हम कुछ बात कर लेते हैं विशेष व्यंजन संधि का। व्यंजन का मिलन जब स्वर से हो, या व्यंजन का मिलन जब व्यंजन से हो, या फिर स्वर का मिलन जब व्यंजन से हो, तब भी वहां पर व्यंजन संधि ही कहलाएगा। इसका भी ट्रिक है, आगे देखिए। व्यंजन संधि जब व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, या व्यंजन का व्यंजन से, जो मैंने आपको बताया पहले। जैसे सम्यक धन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैंने क्या क्या है इसके लिए ट्रिक, व्यंजन में कोई भी जहाँ पे संधि हो रही होगी वहां पर हलंत आएगा। ठीक है, हलंत क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे स्वर रहित होगा। अब कोई भी शब्द स्वर रहित है तो वह अधूरा शब्द है, अधूरा वर्ण है। अधूरा उस शब्द में जो वर्ण है अधूरा, वहां से यदि संधि हो रही होगी तो वह व्यंजन संधि होगी। ठोक दीजिए व्यंजन संधि। यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे शब्द मैंने बताए हैं। और व्यंजन संधि में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हलंत तो आएगा ही आएगा, और कुछ जगह जब वहां पर डबल द्वित्व वर्ण आए। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, द्वित्व वर्ण कुछ आगे वर्ण आता है तब समझाता हूँ, तब तक आप गेस करिए कि द्वित्व वर्ण क्या होते हैं। कहने का मतलब है एक ही वर्ण जब दो बार आए, अलग अलग जगह की एक जगह, बताइए, एक ही जगह एक वर्ण का डबल बार, या फिर अलग अलग जगह। अब यहाँ पर नीचे हम देख लेते हैं, जैसे वागदत्ता, वाक धन दत्ता। अब यहाँ वागदत्ता बन गया है, तो वागदत्ता, इसकी संधि के, व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम चलते हैं। अब यहाँ पर एक नियम मैं आपको सरल नियम बता सकता हूँ कि वाक धन दत्ता। अब यहाँ पे काला गा है जिनकी, और ये जब संधि का पूरा उदाहरण बना हुआ है, जिसे हम जिस शब्द को बोल रहे हैं वो वागदत्ता लिखा है। इसको जब हम संधि करते हैं तो ग का, कहने का मतलब, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि वर्ण आप अच्छे तरह से जानते होंगे वर्णमाला को। तो तीसरे क्रम में ग है, का खा गा, तीसरे क्रम में ग है, वो तीसरा क्रम पहले वाले में बदल जाएगा। जब भी हम संधि करेंगे तो ग का बदला पहले वाले में, पहला कौन है, का। सारे ऐसे वर्ण लगे होंगे, देखिए। जैसे अब यहाँ पे अधिकतर शब्द जैसे सज्जन, तो सत जमा जन, तो ता आ जाता है वहाँ। अब उद्घाटन, उद्घाटन, यहाँ पे उदाहरण के लिए उद्घाटन लिखा है। अब उद जमा घाटन नहीं, उत जमा घाटन, क्योंकि ता आएगा, ता था दा, धा ना। तो कहने का मतलब, मैंने जिस तरफ टर्म बताया, एक रूल, कि तीसरे वर्ण में आ रहा है ना दा, तो उसको संधि करेंगे तो आप पहले वाले वर्ण को लिखेंगे संधि करते हुए, तो दा का क्या लिखेंगे, ता लिखेंगे। इसलिए वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप समझ चुके होंगे जरूर। अब आप इस वीडियो का विचार विमर्श करके कुछ ना कुछ कमेंट करने का विचार कर रहे हैं तो जरूर करें। अब यहाँ पे ता और दा को मैंने बहुत अच्छे से समझाने के लिए ये वाली स्लाइड लगा रखी है, ये समझिए। आगे जैसे उड्डयन, अब मैंने क्या कहा था, व्यंजन संधि में जब एक ही शब्द दो वर्ड एक ही जगह पर आ जाए तब भी वहाँ व्यंजन संधि, हलंत तो होगा। और कुछ नियम मैंने बताए ता और दा का, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जगह चा से बनते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि उच्चारण तो उत जमत चारण बताया था। यहाँ पर मैंने द्वित्व वर्ण को लेकर बताया है, पूरा स्लाइड उसी पर है, देखिए आप।
उड्डयन। अब उत जमा डैन, तो उड्डयन। सत जमा जन, सज्जन। उत जमा लंघन, उल्लंघन। तो ता का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि ता था दा धा ना, ये तो मैंने बताया ही कि तीसरे वाले का पहले में आ जाएगा। और कई सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनको ता के रूप में ले लिया जाता है, और उसके लिए भी एक नियम है। फिलहाल के लिए जो नियम समझे हैं आप, यही जानते रहिए, नहीं तो पूरी की पूरी संधि आपकी आपकी भी विच्छेद हो जाएगी। तो इस वजह से संधि विच्छेद करते हुए टाइम थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखकर चलना होगा। जैसे जगन्नाथ में कहूँ तो जगत धननाथ, अब ता को ना में बदल दिया। तो ये दूसरा नियम जानना चाह रहे हैं तो आप ये साधारण जानिए कि ता को पंचम अक्षर में बदल देता है। तो ता था दा धा ना, ता को किसमें, पंचम अक्षर, पंचम वर्ण क्या है, ता वाले लाइन में, ता वाले लाइन में आएगा ना ना, तो इसलिए जगन्नाथ, ना वहां पे डबल हो गया। व्यंजन संधि ये भी ट्रिकी है, और इसको यदि समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ गए संधि को, व्यंजन संधि को। विसर्ग संधि की बात करें, विसर्ग संधि में क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने दे रखा है, एक बात ध्यान रखिएगा जिसके मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो कि इस पर विसर्ग की जो मात्रा है, आ की जो मात्रा हम लेते हैं, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और वहां पर जो ये मात्रा है वह आ जाती है। जैसे मना धन विकार, तो मना धन विकार, अब यहाँ पर नियम एक तो मैंने लिख रखा है कि अह के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो अह किस पर बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ध्यान से याद कर लीजिए, यदि ये लाइन याद हो गई तो ये सर्व संधि याद हो गई है आपको, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लिख दिया पयोद, अब कैसे जानोगे, क्योंकि इसका संधि विच्छेद तो करते वक्त यही समझोगे आप। पया धन दा, क्या बोला था उसने, आहा के बाद किसी वर्ग का तीसरा, अता था दा, तीसरा है, तीसरा है, हाँ, तो तीसरा वर्ण जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। कहाँ पर ओ बनेगा, जहां पर वो मिल रहा होगा, या यज्ञ से मिल रहा है, तो या में ओ की मात्रा हो गई। तो जिस तरह बहुत सी चीजें इसमें मान लो नहीं लिखा है, जैसे मनोहर, तो मना धन हर, मन को हरने वाला, तो मना धन हर। अब हा में और ना, ये दोनों विच्छेद हो रही है, यहाँ पर संधि हो रही है, ठीक है, तो मना, तो ना में किसकी मात्रा चले जाएगी, हो की, इस वजह से मनोहर। जैसे मना धन जा, मना धन जा, जा का मतलब क्या है, जन्म लेने से ही तो है, तो मना, मन में जो जन्म ले तो वो क्या हो गया, मनोज, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये कामदेव का पर्यायवाची होता है मनोज, मनमत। और तो मैंने बहुत कोशिश की इम्पोर्टेंट देने के हिसाब से, आपको याद कराने के हिसाब से कि याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। संधि संधि आपस में छोटी सी नहीं है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है, इसकी जानकारी आपको इसी संधि के वीडियो से ही प्राप्त हो चुकी है। तो आज के लिए धन्यवाद।